मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपके बीच आए हैं हिंदी व्याकरण पाठ क्रिया का अंतिम भाग। पहले भाग में हमने आपके बीच में क्रिया की परिभाषा को रखा था और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद भी आपको बतलाए थे। आज आपको मैं बनावट की आधार पर क्रिया के भेद बतलाऊंगा। एक बार हम पुनः आपके बीच में पिछले जो पाठ में हमने बतलाया था उसका हम आपके पास पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो रूप है वह लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार से क्या होता है? बदलता रहता है। इसके बाद बच्चों हमने आपके बीच बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये इन सारी बातों को मैंने आपको पिछले वीडियो में बतला दिया था। आज हम लोग देखेंगे बच्चों संरचना बनावट के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? तो पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा सहायक क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा द्विअकर्मक क्रिया। तो अब हम बारी बारी से आपके बीच में ये पांचों क्रिया के भेद जो बनावट के आधार पर है इसका हम परिभाषा और उदाहरण सहित आपके बीच में व्याख्या करेंगे। तो बच्चों आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सभी से ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया से इस बात का बोध होता हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बोलना से बुलवाना, पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से लिखवाना। आगे एक वाक्य के द्वारा देखें हम, राम नौकर से कपड़े धुलवाता है। तो उस वाक्य में, उक्त वाक्य में राम क्या है? करता है, लेकिन यह कार्य स्वयं न करके किससे काम करवा रहा है? कपड़े धुलाने का काम किससे कर रहा है? तो नौकर से कर रहा है। तो नौकर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस वाक्य में जो धुलवाना जो क्रिया है वह क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो ठीक है बच्चों, समझ गए? फिर से समझ लें कि जिस क्रिया से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ, जैसे आपसे मैं किताब पढ़वाता हूँ, आपसे मैं प्रश्न उत्तर लिखवाता हूँ। तो लिखवाना, पढ़वाना, लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, खेलना से खेलवाना। तो ये क्या हो गया? ये जो सब जो क्रिया हो गए, खिलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, बुलवाना, तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो समझ गए बच्चों प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? अब आइए हम लोग चलेंगे दूसरा भेद संयुक्त क्रिया में कि संयुक्त क्रिया क्या है। तो आप लोग ध्यान से
सुनेंगे और समझेंगे। अब आइए देखेंगे हम लोग दूसरा भेद, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। कहने का अर्थ हुआ कि जब दो या दो से अधिक क्रिया साथ साथ प्रयोग हो तो वह क्रिया का क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जैसे राम खाना खा चुका, उसने भरपेट खा लिया। अब यहाँ राम खाना खा चुका, उसने भरपेट में दो क्रिया है, एक खा और एक चुका, दूसरा खा लिया। तो उक्त वाक्य में दो क्रिया एक साथ प्रकट हुआ है, पहला खा चुका और दूसरा खा लिया। तो ये दोनों क्या हो गए? संयुक्त क्रिया हो गए। अब आइए बच्चों, हम आगे आपको बतलाने जा रहे हैं सहायक क्रिया कि सहायक क्रिया क्या है। तो आप ध्यान से सुने। अब हम लोग देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? तो जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में मुख्य क्रिया हो और मुख्य क्रिया की सहायता जो अन्य क्रिया करती है वही अन्य क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। जैसे हिंदी में सहायक क्रिया का प्रयोग अधिक होता है। जब हम हिंदी के वाक्य लिखते हैं या कहानी लिखते हैं या निबंध लिखते हैं तो उसमें मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया का प्रयोग अधिक होता है। कभी कभी वाक्य में एक या एक से अधिक भी सहायक क्रिया बन करके आती है। जैसे चोर भाग गया, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, लड़की रोने लगी। अब इन तीनों वाक्यों में आप ध्यान से देखेंगे तो भाग क्रिया के साथ में गया एक क्रिया है। भाग एक अलग मुख्य क्रिया हुआ तो इसमें एक सहायक क्रिया गया है। वे पुस्तक पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर पढ़ना एक मुख्य क्रिया और चुके हैं ये हो गया सहायक क्रिया। लड़की रोने लगी तो लड़की रोने, तो रोना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। और उसकी जो सहायता कर रहा हुआ लगना क्रिया। तो कहने का अर्थ है कि जो ये तीन वाक्य देख रहे हैं, चोर भाग गया, वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, लड़की रोने लगी, तो इन वाक्यों में भाग क्रिया के साथ गया, पढ़ क्रिया के साथ चुके, रोने क्रिया के साथ लगी है। तो गया चुके लगी, गया चुके और लगी क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गया। तो सहायक क्रिया क्या हुआ बच्चों? कि वाक्य में जब मुख्य क्रिया की सहायता जो क्रिया करती है वह क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। तो ये था बच्चों तीसरा भेद। अब हम चौथा चलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा उदाहरण के साथ अब हम आपको बीच रखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। आइए अब हम लोग चौथा भेद देखते हैं। बनावट के आधार पर क्रिया के हमने कितने भेद बताए? 5, जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और पूर्वकालिक और द्विकर्मक। अभी आपके बीच में हम पूर्वकालिक क्रिया बता रहे हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी समय कोई दूसरी क्रिया शुरू कर देता है तो पहली क्रिया क्या हो जाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अर्थात जैसे अभी हम बोल रहे हैं और बोलना जैसे ही समाप्त किए उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। तो जो हम बोलना समाप्त किए, जो पहले बोलने का काम हमने पूरा किया और लिखने का काम शुरू किया, तो जो बोलने का काम मेरा समाप्त हुआ वही क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। तो कहने का अर्थ है कि जब कर्ता कोई एक काम समाप्त करके उसी समय कोई दूसरा काम शुरू कर दे तो वह क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो याद रखेंगे कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी समय कोई दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है?
पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण से देखें बच्चों, राम ने नहाकर खाना खाया, राधा दूध पीकर सो गई, मोहन किताब पढ़कर लिखने लगा। अर्थात नहाकर क्या किया, खाना खाया, दूध पी करके राधा क्या किया, पहले दूध पी, उसके बाद कहाँ गई, सोने गई, किताब पढ़कर लिखने लगा, मोहन किताब पढ़कर, तो पहले वह मोहन क्या किया, पहले किताब को पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद क्या हुआ, लिखने लगा। तो नहाकर, पीकर और पढ़कर, नहाकर, पीकर और पढ़कर, यहाँ जो आया शब्द नहाकर, पीकर, पढ़कर, ये क्या हो गया, पूर्वकालिक। क्योंकि खाना जो खाया तो ना, उसके पहले की क्रिया क्या थी, नहाना, सोना, उसके पहले की क्रिया थी दूध पीना, और लिखना, लिखने की क्रिया के पहले था किताब पढ़ना। तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत उसी समय दूसरी क्रिया शुरू कर दे तो वह जो पहली वाली जो क्रिया होती है वही क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये था बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। अब हम आपके बीच में आते हैं अंतिम द्विअकर्मक क्रिया, द्विअकर्मक क्रिया की परिभाषा लेकर के, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आगे देखें, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक, द्विजोड़ कर्म, द्विकर्मक, द्विजोड़ कर्म, अर्थात द्वि मतलब दो, कर्म मतलब कर्म। तो द्विकर्म, द्विकर्म मतलब जहाँ दो कर्म हों, तो दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विअकर्मक क्रिया कहते हैं। दो कर्म वाली सकर्मक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, द्विअकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जहाँ दो सकर्मक क्रिया हो, जैसे सकर्मक क्रिया का परिभाषा हमने क्या बताया था कि जिस क्रिया में कर्म का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरे जगह पड़ता है, जिस क्रिया में कर्म का फल कर्ता पर न पड़ करके किसी दूसरे जगह पड़ता हो तो उस क्रिया को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ क्या है, द्विअकर्मक क्रिया में दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया है, तो दो कर्म वाली सकर्मक क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, द्विअकर्मक क्रिया। द्विअकर्मक क्रियाओं में पहला क्या होता है, प्राणीवाचक होता है। द्विअकर्मक क्रियाओं में द्विअकर्मक क्रिया पहला प्राणीवाचक होता है और यह गौण कर्म होता है। दूसरा कर्म अप्राणीवाचक होता है और यह मुख्य कर्म होता है। प्रथम कार्य प्रायः विभक्ति रहित होता है और दूसरा कर्म विभक्ति युक्त होता है। जैसे शिक्षक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, शिक्षक ने छात्र को पुस्तक पढ़ाई, तो यहाँ दो कर्म है, छात्र और पुस्तक। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, तो यहाँ भी क्या है, दो कर्म है, बच्चों और दूध। तो यहाँ शिक्षक कर्ता हो गया, माँ भी क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो यहाँ कहने का अर्थ है, जैसा कि मैंने कि कर्ता का फल जिस क्रिया में कर्म का फल कर्ता पर न पड़ के किसी अन्य क्रिया पर पड़ता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ शिक्षक का फल दो चीज़ों में पड़ रहा है, कर्म का फल छात्र और पुस्तक में और बच्चों और दूध में। तो यहाँ दो कर्म हो गए, छात्र और पुस्तक, बच्चे और दूध। तो द्विअकर्मक क्रिया क्या हो गया, दो कर्म वाली सकर्मक क्रियाओं को द्विअकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये था बच्चों संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इससे पहले हमने आपको दो भेद बताया था, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और बनावट के आधार पर क्रिया के 5 भेद, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और द्विअकर्मक क्रिया। तो ये याद रखेंगे। अब बच्चों अंत में हम आपके बीच में सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान बतला रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन से पहचान है सकर्मक क्रिया को और अकर्मक क्रिया को पहचानने का। तो आइए हम देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान। तो अभी हम बता रहे हैं आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। तो कैसे हम पहचान करेंगे, तो पहला देखेंगे कि क्रिया पर प्रश्न किया जाए, क्या या किसको,
अगर आपको उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर नहीं मिले तो क्रिया तब वह अकर्मक है। बहुत सा आसान है कि जो भी क्रिया हो रहा है तो क्रिया पर प्रश्न कीजिए, क्या या किसको। यदि आपको उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं मिला तो क्रिया क्या हुआ, अकर्मक। देखिए उदाहरण से समझेंगे। सकर्मक क्रिया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। हम यहाँ एक प्रश्न करते हैं कि क्या पढ़ता है। हम यहाँ एक प्रश्न किए, क्या पढ़ता है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश क्या पढ़ता है, तो यहाँ उत्तर आपको मिल गया, पुस्तक पढ़ता है। या सुरेश किसको पढ़ता है, तो सुरेश पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ आपको जवाब मिल रहा है। तो आदि क्रिया पर प्रश्न किया जाए और उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, और नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक। देखे कैसे, अकर्मक। सुषमा मुस्कुराती है। अब यहाँ पूछिए प्रश्न, क्या सुषमा क्या है, सुषमा क्या मुस्कुराती है, पूछिए। तो यहाँ है सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो सुरेश क्या पढ़ता है, तो पुस्तक, उत्तर मिल रहा है। सुषमा मुस्कुराती है, सुषमा क्या मुस्कुराती है, या सुषमा किसको मुस्कुराती है, तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आप जवाब भी देना चाहे तो नहीं मिलेगा। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, सुरेश क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। सुषमा मुस्कुराती है, सुषमा क्या मुस्कुराती है, उत्तर नहीं है। तो कहने का अर्थ हुआ कि यदि क्रिया पर प्रश्न करें और आपको उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक। ठीक है। अब दूसरा पहचान, सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की जो दूसरा पहचान है वह यह है कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आने की संभावना हो वह सकर्मक क्रिया होगी। कहने का मतलब कि जिस भी क्रिया के साथ कर्म हो या फिर कर्म आने की संभावना व्यक्त हो या संभावना कर्म आने की संभावना रहती है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, और अगर संभावना नहीं रहती है तो वह अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है। तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म आने की संभावना हो वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया में कर्म नहीं हो या आने की संभावना भी नहीं है तो वह क्रिया अकर्मक हो गई। उदाहरण देखें सकर्मक का, मीना पुस्तक पढ़ती है। फिर यही प्रश्न है, क्या या किसको, मीना क्या पढ़ती है, तो यहाँ कर्म स्पष्ट है कि पुस्तक पढ़ती है। मीना क्या पढ़ती है, तो पुस्तक, तो पुस्तक यहाँ हो गया कर्म। अब यहाँ हम सिर्फ बोलते हैं राधा पढ़ती है, राधा क्या पढ़ती है, तो यहाँ उत्तर आने की संभावना है, यहाँ कर्म आने की संभावना है। राधा पढ़ती है, राधा क्या पढ़ती है, तो मान लिया जाए हम बोल सकते हैं राधा किताब पढ़ती है, राधा कहानी पढ़ती है, राधा पत्र पढ़ती है, अर्थात तो वहाँ कई तरह के कर्म आने की संभावना बनी रहती है। तो अगर कर्म आ गया तो वह सकर्मक हो गया, कर्म नहीं है तो वह अकर्मक हो गया। राधा पढ़ती है, यहाँ कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक हो गया। मीना पुस्तक पढ़ती है, यहाँ कर्म स्पष्ट है पुस्तक। तो जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये था बच्चों क्रिया। आज मैं अंतिम भाग में क्रिया को समाप्त कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों आप मेरे पहले वीडियो को जरूर देखे होंगे, और यह भी वीडियो आपने पूरा जरूर देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्रिया को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। तो कभी भी अगर आपसे शिक्षक आपके विद्यालय में आपसे पूछे कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, फिर अगर आपसे शिक्षक पूछे कि क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब 2 भेद होगा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कभी अगर आपसे शिक्षक पूछे कि क्रिया और धातु में क्या अंतर है, तो आप आसानी से जवाब दे दीजिएगा। पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा क्या है या क्या अंतर है, यह भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्रिया पाठ। तो आज हम यहीं तक, फिर हम आपके बीच आएंगे अगले दिन अगले हिंदी व्याकरण में एक नए विषय के साथ,
और आपके बीच में हम जानकारी देंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।